नमस्कार। यूपी डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए नया प्लान बनाया है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इसके लिए अब सूफी संवाद के जरिए चलाएगा महाअभियान। भाजपा ने बैठकों का दौर शुरू किया। सूफी संवाद के जरिए भाजपा अल्पसंख्यकों के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश कर रही है। भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति के चलते अल्पसंख्यक समाज से बनी दूरी को कम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि केंद्र में 9 साल से अधिक और यूपी में 6 साल से अधिक समय से सत्ता में होने के बाद भी अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए लगातार काम हुए। विकास योजनाओं में भी समाज को बराबर का साझीदार बनाया गया। सूफी संवाद के जरिए कुछ यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखना है कि क्या इसका असर होता है। एक रिपोर्ट। भाजपा नेताओं का दावा है कि मोदी योगी सरकार ने मुसलमानों की स्थिति में सुधार की योजना पर काम किया है। सबका साथ, सबका विकास के नारे को जमीन पर उतारने में पार्टी कामयाब हुई। विकास योजनाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई। सभी वर्ग को एक समान माना गया। इस कारण अल्पसंख्यक समाज की स्थिति में सुधार हुआ है। 3 तलाक जैसे कुरीति को देश से खत्म किया गया है। इन मसलों को उठाकर पार्टी इसके जरिए मुस्लिम महिलाओं के बीच अपने पैठ बढ़ाने की कोशिश करती दिख रही है। अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा सूफी संवाद के कार्यक्रम के तहत हमारी पार्टी अपनी सरकार के काम और अपने विचार को लेकर लगातार एक अभियान चलाकर जनता के बीच में जाएगी। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हैं, हमने बगैर किसी भेदभाव के जो अंतिम छोर पर अंत्योदय योजना के तहत अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति हैं, उनके कल्याण के लिए उन समाज में मुख्य धारा में वो शामिल है। और सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर लगातार एक अल्पसंख्यक मोर्चा इस अभियान के माध्यम से जनता के बीच में रहता है। बीजेपी अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए लगातार सम्मेलन कर रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में भी इस संदेश को इस वर्ग के बीच किए गए कार्यों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आज सूफी महासंवाद का कार्यक्रम था, जिसमें तमाम सूफी समाज के लोग जो प्रदेश भर के हैं वो आए थे। हम सब ने उनके साथ संवाद किया और हम समाज के सूफी समाज के माध्यम से अपने जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको डेवलपमेंट से जोड़ें, उनको विकास से जोड़ने के लिए काम करें और जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, जागरूकता धरातल तक पहुंचाएं। इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। सूफी संवाद के जरिए अल्पसंख्यकों को जोड़ने की भाजपा की कोशिश कितना कामयाब होगी, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ होगा। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पहले दलित वोटरों को जोड़ने की कोशिश के बाद अब अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए शुरू हुए सूफी संवाद ने राजनीतिक हलचल जरूर तेज कर दी है। रवि कुमार, एशियन न्यूज, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी की जी तोड़ कोशिशें, और इसी कड़ी में हमें एक सूफी संवाद भी देखने को मिलता है। बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि अगर उसको मिशन 80 लेकर चलना है या देश में 350 का लक्ष्य लेकर चलना है लोकसभा में, तो सभी वर्गों का साथ उसको मिल सके और जो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर वो चल रही है उसको साबित कर सके। क्या वो अपने इस प्रयास में सफल है? क्या दूसरी पार्टियां जो आमतौर पर अल्पसंख्यक वोटों को अपना मानने का दावा करती है, वो इससे सहमत हैं कि बीजेपी इन रोड्स बना रही है? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता शमसी आज़ाद साहब हैं, सपा के प्रवक्ता अनूप संधा जी हैं और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर जावेद अहमद साहब हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज में। शमसी आज़ाद जी, लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो उसके साथ हो। लंबे समय तक बीजेपी को सवर्णों की पार्टी, उच्च वर्गों की पार्टी माना जाता रहा, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने तमाम कोशिशें की और उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों में अगर हम गौर करें तो कुछ हद तक ये कोशिश सफल होती भी दिखाई देती है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 8% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलते हैं। मेयर जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसमें 61 प्रत्याशी भी आपके जीतते हैं और मेरठ का जो मेयर इलेक्शंस है वहाँ भी आप
जो है अपने कैंडिडेट को जिता जाने में सफल होते हैं। क्या धीरे धीरे ओपिनियन बदल रही है? क्या सूफी जो आप जो सम्मेलन कर रहे हैं उससे और ओपिनियन चेंज होगी? धन्यवाद आपका और आपके चिंतक पर बैठक में आए हुए सभी को। भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम नहीं कर रही। जी। एक बात है ना कि इसको अल्पसंख्यकों के लिए काम करने से तो फौरन उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि अब अल्पसंख्यकों के लिए खाली काम कर रही है ताकि उसका वोट मिल जाए और वोट लेने के बाद उनको जो है किनारे कर दिया। तो ऐसी मंशा भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज भी उसी नारे पे काम कर रही है 2014 में माननीय मोदी जी ने दिया था कि सबका साथ सबका विकास। तो उसी पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। और आपने देखा कि जिस तरीके से लगातार अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, ये सारे समाज टूटते चले हैं, जिससे आपने देखा कि पसमानदा समाज को ऊपर उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस किस तरीके से काम किया। चाहे दानिश सदात अंसारी को देख लीजिए, इनको मंत्री बनाया। अभी अलीगढ़ से तारिक मंसूर साहब है, उनको मिलते बनाया। तो ऐसे सारे काम करके भाजपा ने जो नारा दिया था उसको सच साबित किया है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने घोषणा पत्र में लिखती है, जो काम कहती है, जो वादे करती है, उसको पूरा करने की कोशिश करती है। सूफी समाज एक ऐसा समाज हुआ करता था कि जिसको सिर्फ दरगाहों पे, मस्जिदों में और वहाँ पे ज़ियारत गाहों पे सिर्फ रखा जाता था कि वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इबादत करेंगे। उनको समाज से बहुत दूर करके रखा गया था। उनको ये कहा जाता था कि आप सिर्फ जो है इसी के लिए बनाए गए, इसी के लिए पैदा हुए हैं और आप सिर्फ यही काम करिए। आप अगरबत्ती जलाइए, झाड़ू पोछा करिए वहाँ पर, और आप यहाँ की बस मुसल्ली बन जाइए, यहाँ के आप जो है दरबारी बन जाइए, यहाँ के आप सेवक बन जाइए, खिदमतगार बन जाइए, खादिम बन जाइए। उनको समाज से बहुत दूर रखा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पसमानदा समाज जो कि बिल्कुल दबा कुचला हुआ था, नीचे था, बिल्कुल उसको ऊपर उठाने का जहाँ काम किया, वही लगातार सूफी समाज, सूफी कार्यक्रम कराकर, सूफी समाज कराकर, सूफी सम्मेलन कराकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, उसको भी राजनीति में लाने का काम किया। जिससे आज साहित्य सूफी समाज आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कल ही यहाँ पर मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बहुत बड़ा आयोजन किया गया। उसमें हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से सूफी समाज के जो प्रतिनिधित्व थे, जो लीडर थे, वो उनको बुलाया गया था। ऐसा नहीं कि सूफी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। जो सूफी समाज के लोग अपने समाज में अपनी पकड़ रखते हैं, मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं, उनकी अहमियत है, उनकी एक अहम भूमिका है, उनको बुलाया गया था। तो उनकी लीडरशिप में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें हमारे मेन पार्टी के लोग भी थे और पार्टी के लोग भी थे, मंत्री भी थे। तो उनसे संवाद करके जो सूफी समाज की समस्याएं थी उनको समझाने का काम किया। जो सूफी समाज का सुझाव था उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। और आने वाले चुनाव में सूफी समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, जो भी समाज है, यानी आपको लगता है कि धीरे धीरे बीजेपी जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी और सभी वर्गों को वो जोड़ने में सफल रहेगी, और ये कोशिश भी उसी का एक हिस्सा है। अनूप सिंधा जी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं। अनूप जी, जो कोशिशें बीजेपी कर रही है वो थोड़ी बहुत रंग भी ला रही हैं। जैसा मैंने इस चर्चा के शुरू में कहा भी कि विधानसभा चुनाव में 8% वोट बीजेपी को अल्पसंख्यकों का मिलता दिखता है। लोकल सेल्फ बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ भी बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशी 61 प्रत्याशी जीतते हैं। मेरठ एक अलग कहानी है और निश्चित तौर पे वहाँ वोटों का बंटवारा एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसके चलते कि बीजेपी को वहाँ अपनी जीत दर्ज करने में मदद मिली। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि एक तरफ बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के हितों की रक्षा की बात कर रही है, सूफी समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को या ओबीसी को साथ लेकर आगे बढ़ने की, पूर्वांचल में खासतौर पे जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आपकी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूला जो माननीय अखिलेश जी का है उसको लेकर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर एकजुट हो रही। क्या ये जो प्रयास है इंडिया गठबंधन का और उसके ठीक विपरीत जो बीजेपी का प्रयास है अल्पसंख्यकों को अपनी ओर करने का, इसमें विजय बीजेपी के हाथ लगेगी या आपके हाथ लगेगी? वो तो वक्त बताएगा जी। जहां तक हमारा पीडीए का सवाल है, जी, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, भारतीय जनता पार्टी के राज में तीनों ही पीड़ित हैं और समाजवादी विचारधारा हमेशा समाज के पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाली विचारधारा रही है। हम जाति और धर्म के आधार पर नहीं, हम पीड़ित मनुष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीड़ित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमने पीडीए की बात की। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा अत्याचार, अन्याय
सबसे ज्यादा जेलों में ही लोग गए हैं, सबसे ज्यादा उत्पीड़न इन्हीं का हुआ है। नंबर एक बात। अब जहां तक ये सूफी संवाद अभियान की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड है। वो सूफी संवाद अभियान हो, वो पसमानदा स्नेह मिलन यात्रा रही हो, दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने खिसकते हुए जनाधार से बहुत बुरी तरीके से बौखलाई हुई है और कुछ हद तक भयभीत है जी। इस ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि भारत की सूफी परंपरा के पीछे जो एक करोड़ों लोग ऐसे हैं इस देश के जो सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं। आप भी जानते हैं कि सूफियों के को मानने वाले अकेले अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं होते हैं। हमारे बहुसंख्यक समाज के भी बहुत से लोग सूफी मत को मानने वाले हैं और सूफीवाद की विचारधारा ही मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने की विचारधारा रही है। मनुष्य मनुष्य में जाति धर्म भाषा रंग का भेद न करने की विचारधारा रही है जी। और मैंने जो एक शब्द कहा कि राजनीतिक पाखंड है भाजपा का, भाजपा सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट राजनीतिक पार्टी है जो इवेंट मैनेजमेंट करती है। ये भी एक इवेंट है। अब इसके पीछे का आप सैद्धांतिक कारण भी जान लें, मैं बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ये स्वयं कहती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये कहता है कि भाजपा को हम समय समय पे सलाहें देते हैं, उनको राय देते हैं, उनकी मदद करते हैं और भाजपा के तमाम हमारे मित्र बराबर परिचर्चाओं में कहते रहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित हैं और उसके मार्गदर्शन में काम करते हैं। आप अभय जी जानते होंगे और हमारे सारे मित्र जानते होंगे जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े चिंतक स्वर्गीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपने जीवन काल में, बंच ऑफ थॉट, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है विचार नवनीत के नाम से। उसमें एक अध्याय है भारत के आंतरिक खतरे और भारत के आंतरिक खतरे गुरु गोलवलकर जी ने क्या बताए हैं? मुसलमान, ईसाईयत और कम्युनिज्म। तो मेरा यह सैद्धांतिक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने गुरु गोलवलकर के उस कथन से अपने को असंबद्ध कर लिया है, अलग कर लिया है? गुरु गोलवलकर के उस कथन को भाजपा गलत मानने लगी है? और अगर गलत नहीं मानती है तो जो विचारधारा मुसलमानों को इस देश के लिए आंतरिक खतरा मानती है, आज उसके प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ पड़ा है? यही माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के थे जी, जिन्होंने कुछ समय पहले बयान दिया था कि हमको 80% का वोट चाहिए, 20% का वोट नहीं चाहिए। ये तो कुछ वैसी बात है कि जैसे जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तो हमारी हिंदी की किताब में एक कहानी होती थी जिसका शीर्षक था नन्हीलाल चुन्नी। उसमें एक भेड़िया एक बच्ची को खाने के लिए उसकी दादी माँ का भेष धर के बैठ जाता है और बच्ची जाती है, कहती दादी माँ तुम्हारे नाखून इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो दादी कहती है कि जिससे मैं तुम्हारी सफाई अच्छे से कर सकूं। दादी माँ तुम्हारे बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं? जिससे मुझे ठंड न लगे। फिर पूछती है कि दादी माँ तुम्हारे दांत इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो दादी माँ कहती जिससे मैं तुमको खा सकूं। तो वो दादी माँ की सच्चाई खुल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के लिए उसी दादी माँ की भूमिका में है। चलिए, आपकी पार्टी और आपका जो ये मंतव्य है इस पर मैं शमसी आज़ाद जी की प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, लेकिन इस बीच में जावेद अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम स्कॉलर हैं। जावेद साहब, बहुत सारी सियासी बाध्यताएं होती हैं, कई बार आदमी के व्यवहार का परिवर्तन, दलों के व्यवहार का परिवर्तन, उसकी विचारधारा का परिवर्तन जो है वो उस कारण होता है और कई बार उसकी राजनीतिक विवशताएं जो होती हैं वो उसकी विचारधारा में परिवर्तन लाती हैं। पिछले लंबे समय से अल्पसंख्यक जो हैं उनको लेकर एक किस्म की राजनीति ही होती रही है, वरना आज देश में बहुत सारा एक वर्ग जो है वो पिछड़ा हुआ है और अब भी पिछड़ा हुआ है, तो उसकी वो स्थिति नहीं होती। क्या आपको लगता है जो बात अभी अनूप संध्या जी कह रहे थे कि गोलवलकर की उनका जो मंतव्य था देश के आसन्न खतरों को लेकर, वो अब भी बीजेपी की विचारधारा में है और बीजेपी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के भले की बात कर रही है, या वास्तव में उसका हृदय परिवर्तन हो गया है?
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया भाग लेने के लिए। मैंने दोनों विद्वानों का बात मैं सुन रहा था और आपकी भी सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा जी। यह अभी की जो बात बीजेपी या हमारे समाजवादी के मित्र बात कर रहे थे, ये राजनीतिक बात है और इसका कोई मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि बीजेपी का जो नैरेटिव है वो अगर अल्पसंख्यक की बात करता है, उसमें क्रिश्चियन है, पारसी हैं, जैन हैं और भी समाज के कमजोर तबका है जिसकी बात हर राजनीतिक पार्टी करती है और करना भी चाहिए। ये नैरेटिव में कभी अल्पसंख्यक समाज को पासमानदा से उसको इंगित करती है, फिर कभी ये सूफी समाज की बात करके इंगित करती है। ये कभी भी अपने एक वक्त पर अपनी बात को नहीं कहना नाटक समझते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव करीब है और ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक को ये एक मौका होता है हर दलों को इस बात का हक है कि अपने वोटर को लुभा दें और उनको अपनी बात रखने का और उनको समझाने का तरीका हो सकता है, लेकिन अपनी बातों में इनकी कन्फ्लिक्ट है। जी। सूफी समाज को ये जोड़ रहे हैं। अभी उत्तराखंड में 450 दरगाहें, मस्जिद, कब्रिस्तानों को इन्होंने बुलडोज कर दिया। मई में 2023 में इन्होंने बुलडोज कर दिया और हमेशा के नजरिए से उनको ट्रीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पासमानदा को ही नुकसान ज्यादा पहुंचा है। पूरे इनके कार्यकाल में 6 साल में केंद्र के 9 साल पूरे होने को हैं, 10वां साल उसमें है, लेकिन आप देखेंगे तो इन्हीं वर्ग को ही नुकसान हुआ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि विकास के रथ में जहाँ विश्वास की और सबके विकास की बात होती है तो उसमें कहीं न कहीं एक वर्ग को पूरे उस प्रोसेस में नाखुश करते हैं और उसको अलग थलग कर देते हैं। तो दोनों चीज साथ में चलेगी? क्या सिर्फ वोट लेने की बात होगी? आपने जैसा जिक्र किया कि 2022 में 8% मिला। जी जी, बिल्कुल मिला। एक बार शमशी आजाद जी से समझने का प्रयास करते हैं। शमशी आजाद साहब, 20% एक आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो जो सियासी या राजनीतिक गणित कहता है वो ये कहता है कि तकरीबन 143 विधानसभा क्षेत्रों में जो मुस्लिम वोट हैं, अल्पसंख्यक वोट हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, सीधे सीधे वहाँ असर डालते हैं। और सीटों का ये आंकड़ा अलग अलग जगह बदलता भी है। 70 सीटों पर 20 से 30%, 43 सीटों पर 30% से ज़्यादा, कुछ सीटों पर बहुमत की स्थिति 36 सीटों के आसपास। तो निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है तो वो एक इतने बड़े वोटर वर्ग को अपनी तरफ करना जरूर चाहेगी और वो कोशिश तो करेगी ही। और इसी संदर्भ में जो पसमानदा मुसलमानों की बार बार बात प्रधानमंत्री करते हैं या बीजेपी अलग अलग वर्गों को जोड़ने की बात करती है तो वो उसकी एक कोशिश का हिस्सा है। लेकिन क्या आप अपनी पार्टी के नुमाइंदे होने के चलते इस बात को कहेंगे कि ये एक संजीदा कोशिश है और जो एक किस्म की नफरत हमको 2014 में आपकी पार्टी के आने के बाद दिखाई दी थी, वो दौर अब शुरुआती दौर था और ख़त्म हो गया है और उसको बीजेपी वाकई इस पूरे वर्ग को अपने साथ लेकर उसका भला करना चाहती है? देखिए, आप मीडिया से हैं और मीडिया के लोगों को हम जानकारी दें तो बड़ी छोटी बात होगी, सूरज को दिया दिखाने जैसा काम होगा जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मिथ्या थी, एक आरोप था, एक भ्रम फैलाया जाता था झूठ पर, जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और जो विपक्ष की पार्टियां सारी जो मुसलमानों को डराने का काम करती थी कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, आरएसएस के लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप देख सकते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान जब भी आ रहा है, लगातार आप देख रहे हैं, तो उसमें हमेशा ये कहा जाता है मुसलमान हमारे भाई है, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, मुसलमान हमारे साथ है, मुसलमानों को पूरा अधिकार है, मुसलमानों को सम्मान मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज हमारा भाई है। कहीं पर भी आपने देखा कि कोई नफरत का बयान आपने देखा? आपको बता दें कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान में कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगे इस तरीके से हुए हैं
जो अकेले उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 में देखने को मिले थे। हजारों की संख्या में दंगे हुआ करते थे। शमसी आजाद साहब, एक बहुत छोटा सवाल है, आप इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन भरोसा पूरी तरह कायम क्यों नहीं हो पा रहा अल्पसंख्यकों का बीजेपी पर? भरोसा कायम न होता तो आप देख सकते हैं कि नगर निकाय का चुनाव अभी आपने देखा, जिला पंचायत का चुनाव आपने देखा, किस तरीके से मुसलमानों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने हिस्सेदारी की, किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट दिया गया और जीत कर वो नगर पालिका में, नगर परिषद में आए कि नहीं है। तो जब हमारे साथ आप जुटेंगे, सबसे पहले आप जब हमारे साथ जुटेंगे तब तो हम आपको हिस्सेदारी देंगे। लगातार अब जो लोगों का विश्वास जुट रहा है, लगातार यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आरोप लगते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे, वो सारे आरोप बेबुनियाद साबित हुए। तो इसीलिए नारा दिया गया कि सबका साथ सबका विकास, और उसमें दलितों का, ओबीसी का, अल्पसंख्यकों का जो विश्वास जुटा है, तो सबका साथ सबका विकास के साथ जो सबका विश्वास, और इसके साथ ये हुआ कि जो भी चाहे केंद्र की योजनाएं रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं रही हो, जहां कहीं पर भी योजनाएं दी, आपने देखा होगा कि वहां पर कहीं पर भी कोई कॉलम में ये नहीं लिखा था कि ये योजना अल्पसंख्यक समाज के लिए नहीं है, ये ओबीसी के लिए नहीं है, ये दलितों के लिए नहीं। सिर्फ एक चीज इसमें लिखी गई कि भारत का नागरिक अगर है तो उसको सारी योजनाएं दी जाएंगी, यहाँ पर सभी लोगों को बराबर से दिया जाएगा, चाहे आवास योजना हो, चाहे ऋण योजना हो, चाहे विवाह योजना हो। और उसके बाद ये हुआ कि आपने देखा कि जो माए बहनें हमारी तलाक हो जाता था, जिनका परिवार टूट जाया करता था, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो था पूरी तरीके से, आज ये हो गया था कि दाल में नमक कम है तो तलाक दे दिया जाता था। पता चला कि सऊदी से फोन किया, उनको पता भी नहीं है, और जब वो अपने ससुराल जाती थी तो घर का दरवाजा बंद मिलता था कि आपने फोन नहीं उठाया तो आपको तलाक भी दिया गया। तो ऐसे सारे मुद्दे आज जो है तो लोग सतराते हैं कि कहीं अगर हमने ऐसा किया तो फिर हमारे ऊपर कानून की सख्ती होगी और हम जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। चलिए, एक सवाल मैं अनूप जी से जरूर पूछना चाहूंगा। अनूप जी, बीजेपी का तो क्लेम यही है कि उसका जो जिस तरह से वो कोशिश कर रही है वो एक संजीदा कोशिश है और सभी को साथ लेने की कोशिश कर रही है। मैं एक थोड़ा सा पॉलिटिकल गणित जिसको कहते हैं सेप्रोलॉजिकल गणित, उसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। एक छोटी सी बानगी हमें मेरठ में दिखाई दी थी मेयर इलेक्शन में, जहाँ की आपकी पार्टी के जो बाकी पार्टियां वहाँ थी उनके वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक थे, लेकिन चूंकि वो पूरा अल्पसंख्यक वोट जो है वो कई दलों में बंट गया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, यहाँ तक कि AIM के बीच में भी बंट गया। उसका फायदा बीजेपी को मिला। अब इस बार अगर आप एक इंडिया गठबंधन को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही मायावती जी उसका पार्ट आज की तारीख में नहीं है, तो क्या ये बिखराव रोका जा सकेगा 2024 में? देखिए, भाजपा की कुछ राजनीतिक बी टीमें भी हैं जो विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी सत्ता का काम कर रही है जी। वो अपने प्रयास करती रहती हैं वोट बांटने के, लेकिन हमारा विश्वास है और हम लोग लगातार जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो जनता भी बहुत समझदार है और अल्पसंख्यक समाज भी इस बात को समझता है कि कौन विचारधारा और कौन से लोग हैं जो हमारे हित की बात करते हैं और कौन लोग हैं जो सिर्फ मुखौटा ओढ़ करके हमारे बीच में अपने आप को हमारा हित चिंतक साबित करने का प्रयास करते हैं। अभी आप देखिए, मैंने बड़ा एक मूलभूत सवाल किया था भाई जी, और हमारे भाजपा के मित्र ने पूरा प्रवचन कर दिया और मैं इनको बधाई देता हूं भाई कि इन्होंने देश की मुस्लिम महिलाओं को कथित तौर पे बड़ी सुरक्षा दिला दी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर हमारे मित्र गुजरात की पसमानदा महिला बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी जो सरकार ने अनुशंसा पे छुड़वाया, अगर उसके खिलाफ कभी आवाज उठा पाए होते या वो छोड़े न गए होते सच्चरित्र होने का प्रमाण पत्र दे करके, तो शायद इस देश की मुस्लिम महिलाओं में सुरक्षा का बोध ज्यादा पैदा होता, लेकिन उसका इनको ख्याल नहीं आएगा। और एक मूलभूत सवाल मैंने उठाया था कि क्या गुरु गोलवलकर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से भाजपा अपने को अलग कर रही है, उसके उल्टा चल रही, विपरीत चल रही, यू टर्न ले लिया है? उसके बारे में हमारे भाजपा के मित्र कुछ नहीं बोले। आपने भी ये सवाल किया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनका इस मसले पे कोई सैद्धांतिक फैसला है ही नहीं। ये तो दोमुही विचारधारा के लोग, मुंह में कुछ और है, कर्म कुछ और है। मैं एक सवाल देखते हो, देखिए सूफी संवाद अभियान पे पूरी पर चर्चा हो रही है जी, और मैं एक बड़ा और सवाल करना चाहता हूं
कि एक शहर हमारे प्रदेश में है प्रयागराज, एक जिला जिसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, और वो इलाहाबाद जो है सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। जब इस देश में बादशाह अकबर थे तो ऐसा कहा जाता है उन्होंने दीन इलाही की शुरुआत की थी, जिसमें हर धर्म सर्वधर्म संभाव की बात थी, और उस दीन इलाही से प्रभावित होकर के इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद रखा गया था। वो लगभग सूफीवाद की विचारधारा थी। अगर ये सूफीवाद के इतने हामी हैं, तैसी हैं, और सूफीवाद से इतने प्रभावित लोग हैं, तो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रखने की जरूरत है। ऐसे कई मौलिक सवाल हैं जो कि अक्सर चर्चा में आते रहेंगे। अनूप जी, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए, और चर्चा ये दरअसल ऐसी है कि किसी एक आधे घंटे में इसको समेटा नहीं जा सकता, क्योंकि देश की मौलिक विचारधारा और देश कहाँ जाएगा, सारे समुदायों के साथ सभी लोगों को साथ लेकर कहाँ जाएगा, इस पर ये चर्चा है। तो ये बहुत विशद है और हम जरूर बैठेंगे इस पर, आगे भी चर्चा करेंगे। बहरहाल आप तीनों इसमें शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यूपी डिबेट में हम चर्चा कर रहे थे बीजेपी ने जिस तरह से सूफी संवाद कायम करने की कोशिश की है। लगातार बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि जो उस पर तोहमत है कि वो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है, वो तोहमत ना हो, क्योंकि वो सभी को साथ लेना चाहती है। प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि पसमानदा जो है विकास की दौड़ में पिछड़े हैं, तो उनको भी साथ लेकर चलना बीजेपी की जिम्मेदारी है। इस पर विपक्ष क्या सोचता है ये भी हमने सुना, लेकिन आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।